गायत्री तीर्थ हरिद्वार शांति कुंज अपना शताब्दी वर्ष इस पे मना रहा है और खास बात यह है कि तमाम वीआईपी उसमें आएंगे। मेरे साथ दल नायक हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शांति कुंज की स्थापना से लेकर 100 साल जो हो रहे हैं, किस दौरान एक तरह से कहा जाए कि ये कारवां चलता रहा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद। साहब, शांति कुंज अपने आप में एक बड़ी संस्था इस समय हम कहेंगे। जी और सबसे बड़ी बात कि निर्विवाद, किसी तरह कोई आरोप हमने नहीं देखा, एक अलग ही विचारधारा आप लोगों की है। जी। तो शुरुआत कैसे हुई शांति कुंज की? शांति कुंज आश्रम के रूप में तो डॉक्टर साहब सन 71 की स्थापना है, पर जो शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव की तप साधना की मना रहे हैं। गुरुदेव 15 वर्ष के थे तो 1926 की वसंत पंचमी को उनको उनकी मार्गदर्शक सत्ता के दर्शन हुए, और तब गुरुदेव ने जिस अखंड दीपक को प्रज्वलित किया और जिसके सम्मुख उनने माँ गायत्री के 24 गायत्री के महापुरुष चरणों को संपन्न किया, जो गुरुदेव की लगभग जीवन की हर यात्रा का सहभागी भी रहा, सहयोगी भी रहा, साक्षी भी रहा, उस अखंड दीपक के प्रज्वलन के और गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष हो रहे हैं। वंदनीय माता जी के जन्म के 100 वर्ष हो रहे हैं। तो सही अर्थों में ये शताब्दी तो उन तीन धाराओं के सम्मिलन की है, आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक। हर दृष्टि से गायत्री परिवार के लिए तो एक ऐसी पुकार को लेकर के आई है जिसकी तुलना हम लोग और किसी सौभाग्य से कर नहीं सकते हैं। मतलब आज गायत्री परिवार 15 करोड़ लोगों के मध्य में है, 80 से ज़्यादा देशों में है, भारत में 5575 के करीब केंद्र हैं। ऐसा कोई हिस्सा शायद ही मिले जहाँ पर गायत्री परिवार का केंद्र देखने की स्थिति में ना हो। अरुणाचल प्रदेश के शिखर पर है, कन्याकुमारी के कोने में है, जैसलमेर का बॉर्डर गायत्री परिवार के केंद्र से बनता है। तो इन सारे संगठनों के मध्य में जो इतनी लंबी बृहद यात्रा है, उसमें गायत्री परिवार का, जैसा भी आपने कहा कि जो स्वरूप और फलक पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया, वो जिस पवित्रता और प्रकाश के साथ किया, हर व्यक्ति का, हर भाव का, हर वर्ग का, हर तरह की सोच वाले व्यक्ति का आज उस यात्रा के 100 वर्ष हो रहे हैं। और शांति कुंज आश्रम के रूप में देखें तो सन 71 की स्थापना है। सर, शुरुआत कैसे हुई, मकसद क्या रहा? गुरुदेव ने तब साधना शुरू करी तो गुरुदेव को 3 चीज़ों के लिए संकल्पित किया गया कि जो समाज है उसकी दिशा बहुत बुरी तरह से अंधकार की गर्त में है, उसको अंदर से बदलने की आवश्यकता है। तो जो उद्देश्य गुरुदेव के जीवन का रहा वो ये रहा कि मानवता के स्वरूप में पूरी तरह से परिवर्तन। और मैं कहूँगा कि यदि गंभीर फिलोसॉफिकल दृष्टि से व्यक्ति न सोचे तो एक अपनी छाती पर हाथ रख कर के सोचे कि उसके मन में सुख शांति है क्या। उसको ये लगता है कि वो अपने जीवन को स्पष्टता के साथ जी रहा है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है, लक्ष्य केंद्रित है, भावनाएं उदार हैं, चिंतन प्रकाशित है कि नहीं। यदि नहीं है तो गुरुदेव ने कहा कि उसका समाधान बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। उद्देश्य रखा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और शब्दों के अंदर बड़ा गंभीर ज्ञान है। देवत्व का उदय, उदय का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर से लाना है, वो देवत्व हमारे भीतर ही विद्यमान है। उसी को जगाने के लिए हमें प्रयत्न को, प्रयास को करने की आवश्यकता है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बाहर से नहीं, भीतर से होती है। मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। बाहर से चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को भीतर से बदलने की आवश्यकता है। बाहर तो मोबाइल सेट लेके घूम रहा हूँ, भगवान स्विच ऑफ कर देगा एक दिन। इसके अंदर का जो सिम है वो मूल्य का है, उस सिम का अपग्रेडेशन जरूरी है। तो गुरुदेव ने उस सोच को सन 62 में दिया, जिसको हम लोग युग निर्माण योजना कह करके पुकारते हैं। और धीरे धीरे मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। गुरुदेव का आवाहन था और लोग जुड़ते चले गए। देखते देखते वो स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि गुरुदेव फिर मथुरा से हरिद्वार आए, सन 71 में शांति कुंज की स्थापना करी। और शांति कुंज, हम लोग छोटे थे ही पले बड़े हैं, छोटे थे तो 35 लोग रह पाते थे, आज बढ़ते बढ़ते 25,000 लोग रह पाते हैं। पर जो खूबसूरती है उसकी वो ये कि जो भाव गुरुदेव ने पहले दिन रखा था वो आज भी है। जो 35 लोगों के लिए था वो 25,000 के लिए भी है। भाव यही रखा था कि पैसा हम एक नहीं लेंगे, और आज तक हम लेते नहीं हैं। चलते चलते 54 वर्ष हो गए, चाहे व्यक्ति 1 दिन के लिए आए या 100 दिन के लिए आए, पैसा उससे एक लिया नहीं जाता। हर व्यक्ति का, किसी भी तरह के बैकग्राउंड के व्यक्ति का स्वागत है। उद्देश्य गुरुदेव ने एक ही रखा कि आपको यहाँ से अपने जीवन को बदलने के संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है। और आज गायत्री परिवार की दृष्टि से देखें तो 7 मुख्य धाराओं में गुरुदेव ने काम बताया। सबसे पहला तो मेरा अपना ही परिवर्तन है,
उस समय में भारत के बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे, वो गुरुदेव से मिलने के लिए आए। इंडियन एक्सप्रेस समूह के चीफ एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इट्स सच ए मेमथ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डोंट यू पब्लिसाइज इट। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हम दूसरे को बदलने के लिए नहीं कह सकते जब तक हमने अपने को नहीं स्वयं बदला। को नहीं बदला। बोले हमें तो एक ही को बदलना है और वो अपने को बदलना है। हमारा जीवन ही दूसरे के लिए विज्ञापन होना चाहिए। तो गुरुदेव ने उस भाव को बड़ी गहराई के साथ लोगों के मन में प्रतिष्ठित किया कि हमारा आत्म परिष्कार ही समाज के कल्याण का आधार है। तो वो मूल में वही भाव है। और 6 सामाजिक धाराएं हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा है। तो आज गायत्री परिवार या गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोगों के 500 के करीब शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ पर उन्हीं गुण मूल्य संस्कार को लेकर शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य, तो लगभग 300 के करीब स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण, ये कैंपस जो है 0 कार्बन फुटप्रिंट है। और इस जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में हम उन लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं जो गायत्री परिवार के विभिन्न घटकों के माध्यम से पर्यावरण की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग युवाओं के समूह हैं जिनको हर हफ्ते वृक्षारोपण करते हुए आज लगभग 800 से ज़्यादा सप्ताह हो गए। और एक नहीं, ऐसे 300 के करीब समूह हैं जो भारत के कोने कोने में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण कर रहे हैं, नदियों को शुद्ध कर रहे हैं, सरोवरों को शुद्ध कर रहे हैं। इस कैंपस को तो 0 कार्बन फुटप्रिंट हमने पहले ही बनाया हुआ है। तो उसके पीछे का भाव यही था कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का, संरक्षण का भाव। मैं डॉक्टर साहब वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज के समय में देखा जाए संसाधन बहुत हो गए, मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो एकदम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब आश्रम की स्थापना हुई तो उस समय तो संसाधन कुछ नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक जो शुरुआत की गई, सुगंध उसकी इतनी तीव्र थी डॉक्टर साहब कि अपने आप फैलती चली गई। लोगों ने लोगों को कहा कि वहाँ जाने की आवश्यकता है। और वो जो उसके पीछे का भाव रहा, वो मुझे लगता है कि आज भी शांति कुंज की परंपराओं में वो कहीं गहरे प्रतिष्ठित है। वो इसलिए गहरे प्रतिष्ठित है कि सामाजिक क्षेत्र में जब हम लोग रहते हैं तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन हो जाता है कि कब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और कब आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कब आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं, और कब आप जो है कर रहे हैं और बोल रहे हैं। जिस विषय पर गुरुदेव का चिंतन था वो बड़ा स्पष्ट था कि आप पहले करें और फिर बोलें। जब आपने किया तो आप उसके बोलने के हकदार हो जाते हैं, कि आप दूसरे को बताने के हकदार हो जाते हैं कि आपको क्या करना है। पर बिना किए बोलने वाली परंपरा यहाँ कभी रही ही नहीं। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा आधार बना। लोगों ने दूसरे को देख करके अपने जीवन को बदलना शुरू करा। एक भारत के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये नाम लेना उत्तम नहीं होगा, मैं उनसे पूछा, बोले मेरे जीवन को गायत्री परिवार ने बदला। मैंने कहा कैसे बदला? तो वो बोले कि वो बहुत बड़े पद पर थे, और जब वो उस पद से, बोले मेरे जो सहयोगी रहे, जो मेरे यहाँ क्लर्क थे, बोले वो गायत्री परिवार से थे। बोले उस विभाग में आने के लिए लोग इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा पेइंग डिपार्टमेंट था। बोले वो इतने ईमानदार थे कि उनने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। बोले जैसे ही बीच का 2 मिनट का समय आता है, उसी में वो गायत्री मंत्र लेखन के लिए बैठ जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने आपको क्या सिखाया? बोले सबसे खूबसूरत बात है कि उनने मुझे कभी कुछ सिखाया ही नहीं। बोले वो बोलते ही नहीं थे। बोले पर मैं उनके जीवन को देख करके बदला। और मुझे लगता है कि वो जो सुगंध थी जो लोगों के व्यक्तित्व के माध्यम से फैली, उसने लोगों के हृदय को, जीवन को, आचरण को, उनकी चेतना को कहीं गहरे छूने का कार्य किया। और वही गायत्री परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। अभी हम जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में ही देखें कि एक पुकार पर अंडमान के आदिवासी चले आ रहे हैं, मिजोरम के आदिवासी आ रहे हैं, नागालैंड के आदिवासी आ रहे हैं, दूर दूर के लोग आ रहे हैं। किसी को बुलाने के लिए हम लोगों ने कहा नहीं, हम तो बल्कि लोगों को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी के लोग आए, उससे ज़्यादा ना आए। पर लोगों की भावना इतनी प्रबल है, लोगों के अंदर की सोच इतनी प्रबल है, लोगों के अंदर की चाहत इतनी है। आज की तारीख में जहाँ पर आप बिना किसी कमर्शियल इंटेंट के व्यक्ति को घर में भी नहीं बिठा सकते हैं, लोग अपनी भावना, अपना पैसा, अपना श्रम, अपनी योग्यता लगा करके आते हैं। तो गुरुदेव का तब पुण्य प्रकाश वही इसका आधार है। डॉक्टर साहब करीब 27 साल से मैं शांति कुंज को कवर कर रहा हूँ। पहले प्रिंट में था, फिर टीवी में रहा मैं जी। तो लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती है, आज के समय में जो तमाम संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों आपकी, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण उनका हुआ है, लेकिन शांति कुंज ने बिल्कुल अपने को अलग रखा है। गुरुदेव का बड़ा स्पष्ट डॉक्टर साहब भाव रहा।
गुरुदेव का भाव ये था कि सरकार को देखे नहीं, समाज को भूले नहीं, कि हम लोग समाज उन्मुख संस्थान है। और ऐसा नहीं कि कोई पायदान या समाज का कोई घटक एक से बड़ा है और एक से छोटा है। सरकार प्रशासन का अपना गंभीर दृष्टि से मूल्य है। दोनों की धाराएं अलग अलग हैं। दोनों की धाराएं इस दृष्टि से है कि यदि शासन सुव्यवस्था रखनी है तो सरकार की आवश्यकता है, अपराध पर नियंत्रण रखना है सरकार की आवश्यकता है, पॉलिसीज का निर्माण करना है सरकार की आवश्यकता है, व्यक्ति के अंतःकरण को बदलना है तो हमारी आवश्यकता है। व्यक्ति ने अपराध कर दिया और वो अपराध करने के बाद उसकी जो व्यवस्था बनानी है वो सरकार है, प्रशासन है, समाज है। व्यक्ति अपराध न करे, उसके अंदर समाज के लिए अच्छा करने का भाव आए, उसका अंतःकरण परिष्कृत, उसके लिए हम लोग हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि जो हमारी धारा है वो व्यक्ति के अंदर अच्छे सोच को, अच्छी भावना को प्रतिष्ठित करना है। वो नागरिक के रूप में कहाँ सुनियोजित हो सकता है, ये सरकार और प्रशासन की आवश्यकता है। वो एक व्यक्ति के रूप में परमात्मा का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है, वो हमारा क्षेत्र है और हम लोग उसी क्षेत्र में कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ के तमाम सेंटर हैं, विदेशों में भी होंगे, तो किस तरह की गतिविधियाँ, किस तरह के पाठ्यक्रम उसमें आप लोग चला रहे हैं? मूल में गुरुदेव ने एक ही सोच दी थी डॉक्टर साहब। आज के समय की समस्याएं गुरुदेव बोलते थे क्या है? आज के समय की समस्याएं दो है, यदि सरल भाषा में कहे। जो नहीं सोचना था वो व्यक्ति सोच रहा है, जो नहीं करना था वो कर रहा है। गुरुदेव बोलते थे अचिंत चिंतन, अकरणीय कर्म। पता हर एक को है कि ये नहीं सोचना है, तब भी मन उधर चला जाता है। पता हर एक को है कि नहीं करना है, अंतरात्मा ग्लानि भी देती है, समाज का संकोच भी होता है, ईश्वर का कर्मफल सिद्धांत भी है, तब भी व्यक्ति कर बैठता है। एक का समाधान जिसको हम कहेंगे दुर्बुद्धि, उसका समाधान है सद्बुद्धि। एक जिसको हम बोलेंगे दुष्कर्म, उसका समाधान है सत्कर्म। गुरुदेव ने कहा सद्बुद्धि की देवी है माँ गायत्री, सत्कर्म के देवता है यज्ञ, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। तो ये जो दो हैं, गायत्री और यज्ञ, ये तो मूल आधार है। जब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक नवनिर्माण नहीं होगा तब तक उससे अन्य चीजों को करा पाना लगभग असंभव हो जाता है। उसके अंदर जिस आधार पर मान्यताओं का निर्माण होता है, व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसको करने से पहले उसके व्यक्तित्व की उसके प्रति अभिरुचि होनी अनिवार्य हो जाती है। और यदि मेरे व्यक्तित्व की अभिरुचि ही अच्छी चीज के प्रति नहीं है तो मुझे चाहे लाख शिक्षाएं दे दी जाए या मुझे लाख रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, मैं करूंगा वही जो करने का मेरा अंदर से मन करेगा। उसको बदलना अनिवार्य है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये दो मूल केंद्र में है, गायत्री और यज्ञ। और समाज के निर्माण के लिए फिर गुरुदेव ने 3 तरीके की धाराएं चलाई। प्रचारात्मक हैं, रचनात्मक हैं, संघर्षात्मक हैं। रचनात्मक में ये सारी धाराएं हैं जिनके विषय में मैंने भी बताया, निःशुल्क स्वास्थ्य देना, निःशुल्क शिक्षा देना, संस्कार परक शिक्षा देना, बच्चों के नवनिर्माण के लिए बाल संस्कार शालाएं चलाना, बच्चे अच्छे तरह से पैदा हो, उनके अंदर संस्कार हो, इसके लिए अवगणित संस्कारवान पीढ़ी की योजना को चलाना, शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर विद्या के भाव को प्रतिष्ठित करना, पर्यावरण संरक्षण, नदी शुद्धि, सरोवर शुद्धि, तीर्थ शुद्धि, इनके लिए योजनाओं को लेना। फिर लोग जिनको आवश्यकता है, पीड़ा और पतन का निवारण गुरुदेव का कहा हुआ सिद्धांत था। जो व्यक्ति दुखी है उसके दुख को दूर करना, वो किसी भी कारण से दुखी है उसको दूर करना, अपने जीवन के लक्ष्य से विन्मुख हो गया है तो उसको सही पथ पर लाना, पतन का निवारण। इन सारे कार्यों को करने के लिए जो योजनाएं चली वो तो सब रचनात्मक का हिस्सा हुई। संघर्षात्मक में वो धाराएं चली जो सही अर्थों में किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई दुष्प्रवृत्ति आ गई है और वो किसी मूढ़ मान्यता के कारण आ गई, तो गुरुदेव ने कहा कि जिनको हम कुरीतियां बोलते हैं, उन कुरीतियों को हटा करके परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। ये गुरुदेव का एक प्रसिद्ध सिद्धांत रहा कि जो चीज़ें चली आ रही है सिर्फ इसलिए करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि लोग करते रहे, ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारा विवेक उस विषय में क्या कहता है। तो उस विषय में गायत्री परिवार ने बहुत कार्य किया। तो ये जितने आपने पूछा कि इतने सारे केंद्र हैं, ये केंद्र इनमें से किसी एक धारा को अपना मुख्य आधार बनाते हैं। गायत्री यज्ञ लगभग हर जगह की पहचान है, पर उसके बाद हो सकता है कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो, कोई नारी सशक्तिकरण के लिए कर रहा हो, कोई हो सकता है स्वावलंबन के लिए कर रहा हो, कोई लोगों को स्किल्स दे रहा हो, कोई हो सकता है कि छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम कर रहा हो, कहीं पर गुरुकुल चल रहा हो, कहीं पर चिकित्सालय चल रहा हो। तो वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर लोग
उस क्षेत्र के समाधान के स्वरूप को ढूंढते हैं, और वो ढूंढते इन्हीं योजनाओं के अंदर से हैं जो गुरुदेव के द्वारा शतसूत्री योजना के रूप में आज से 70 वर्ष पहले प्रदान की गई। तो वो लगभग समाज के नवनिर्माण का ढांचा है। उन्हीं में से व्यक्ति किसी न किसी ऐसे कार्य को ढूंढता है जो उसे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, शांति कुंज का फोकस गायत्री मंत्र और यज्ञ पर ज़्यादा रहता है, कारण? मैंने अभी बताया ही कि गुरुदेव ने कहा कि नहीं, यज्ञ का कोई वैज्ञानिक आधार? यज्ञ से ज्यादा वैज्ञानिक प्रक्रिया ढूंढे से कम मिलती है डॉक्टर साहब। आप 3 तरीके से सोच करके देखिए। पहली बात तो ये सोच करके देखिए कि यज्ञ का उद्देश्य क्या। यज्ञ का जो उद्देश्य था, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में शतपथ ब्राह्मण में ऋषि कहते हैं यज्ञ वही विष्णु यज्ञ भुवनस्य नाभे, और भगवान के मुख से निकला सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते। उद्देश्य था वातावरण का परिशोधन। ऊर्जा के 2 घेरे हैं, एक वो जो आपको दिखाई पड़ता है, एक वो जो नहीं दिखाई पड़ता। जो दिखाई पड़ता है और प्रभावित करता है उसको हमने पर्यावरण कहा, धूप है, बारिश है, मौसम है, जलवायु है। एक वो है जो नहीं दिखता पर प्रभावित करता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर ले जा रहे थे, जैसे मई दानव की नगरी में पहुंचे वैसे माता पिता को जमीन पे बैठा दिया। भाई ने भाई को मारा था उस जगह। वातावरण विभत्स था, विकृत था। बोले अरे आप लोग अंधे हो, लंगड़े थोड़ी हो, चल के जाओ अपने आप। माता को पिता को लगा क्या हो गया हमारे पुत्र को, श्रवण कुमार ऐसा बोल रहे हैं। उनने महसूस किया कि जगह का वातावरण विषाक्त है। उनने कहा बेटा यहाँ तक लाए हो, थोड़ा दूर और ले जाओ। जैसे ही वहां से हटे तो श्रवण कुमार का हृदय बदला। तो कहने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि हर जगह पे धुआं फैल जाए तो आपके फेफड़े कितने मजबूत हो, आपको सांस थोड़ी लेते बनेगी। वैसे ही वातावरण विषाक्त हो गया तो व्यक्ति का अंतःकरण मजबूत होते हुए भी उससे प्रभावित करता है। उस वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ अनिवार्य कर्म था। इसीलिए आप इतिहास उठा के देखिए, भगवान ने रावण को मारा, सबसे पहले जाकर के दशाश्वमेध घाट पे बैठकर अश्वमेध को किया। भगवान कृष्ण ने 3 बार अश्वमेध, 3 बार वाजपेयी, 3 बार राजसूय की। उस परंपरा के पीछे कारण ये था कि जो सटल वर्ल्ड है उसकी शुद्धि अनिवार्य है, शास्त्रीय दृष्टि से ये कारण। दूसरा कारण कि यज्ञ जो है वो किस संदेश को देता है। यज्ञ संदेश देता है यजन के। यजन शब्द का अर्थ है, जिसको यदि आप शास्त्रीय भाषा में कहें तो हमारे अंदर देवत्व के गुणों को अभिवर्धित करना हो। देवत्व क्या हुआ? देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिति भवतिवा, जिसके अंदर देने की भावना है, उस भावना को पोषित करना। यज्ञ का अर्थ है कि मैं उस भावना को पोषित करूं जिसके माध्यम से मैं लोगों तक उनकी समस्या को, कष्ट को, दुख को बांटने का आधार बनता हूं। दधीची ने जब अपनी अस्थियां दी तो शास्त्रों ने कहा कि दधीची ने जीवन यज्ञ किया। वो यज्ञीय जीवन कहने का कारण क्या है? यज्ञ कोई अग्निहोत्र तो किया नहीं था वहां, इसलिए कि उनने मानवता के लिए अपने जीवन का परित्याग किया। तो जब जीवन ही यज्ञ बन जाए, जब हमने अपने आप को आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया, तो दूसरा कारण। और जो तीसरा प्रमुख कारण है वो ये कि यज्ञ एक बहुत ही सटीक चिकित्सा का माध्यम है। कैसे? आप यज्ञ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पहले दोनों तरफ जो है प्लांट के हेजेस होते थे, वो लेते थे, आपको बदले में ऑक्सीजन देते थे। जब वो ऊपर गए तो फ्री रेडिकल्स में हाई है। फ्री रेडिकल में हाई होने के कारण उस जगह पर यज्ञात भवंती पर्जन्य, बारिश होनी अनिवार्य हो जाती थी। नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट करते हैं। उस जगह पर बारिश होती थी, वहाँ के जो सीजनल डिसऑर्डर्स है वो खत्म होते थे। और जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आप यज्ञौषधि लेते हैं तो जो शांति कुंज में यज्ञौषधि बनती है उसके अंदर कम से कम 14 तरीके की हवन सामग्री के अंदर जड़ी बूटियां डलती हैं। क्यों डलती हैं? टू डिलीवर ए ड्रग इनसाइड एनीवन्स बॉडी यू नीड 3 काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स। यू कैन आइदर डिलीवर इट ओरली, अब मैं सीधे गोली खिला सकता हूँ। गोली खिलाऊंगा तो समस्या है कि वो हेपेटोबिलियरी सर्कुलेशन में जाती है, लिवर में जाएगी, किडनी में जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि आपको आवश्यकता 112 मिलीग्राम पैरासीटामोल की होगी पर आप 400 दोगे, क्योंकि हेपेटोबिलियरी सर्कुलेशन में जानी है। मिनिमाइज कर सकते हैं उसे। वी कैन गिव डायरेक्टली टू इंजेक्शन दैट गोज स्ट्रेट टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, पर वो पेनफुल है। आप किसी को इंजेक्शन दोगे तो पेनफुल है, और यदि आपको 50,000 को देना है तो कैसे दोगे आप? इनहेलेशन इज द बेस्ट वे टू डिलीवर ए मैकेनिज्म। आपको सीधे दवाई देनी है तो आप इन्हें, इसीलिए एनेस्थीसिया जो इनहेलेशन से देते हैं जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इनहेलेशन के माध्यम से ड्रग की डिलीवरी का सबसे सशक्त माध्यम था। आपको ड्रग को, और एक को नहीं, आप 30,000 को एक साथ दे दीजिए। उसके ऊपर हमारा जो याज्ञवल्क्य के सेंटर फॉर यज्ञ रिसर्च है, उसमें पिछले 10 सालों के अंदर, उससे पहले ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में अनवरत शोधें हुई हैं।
और जो अब तो खैर हम लोग पहले हैं जो इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल इस विषय में प्रकाशित करते हैं, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी हाई है। और उसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बातें निकल कर के आई कि माइक्रोबियल डिसऑर्डर्स के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, इवन एपिजेनेटिक्स के ऊपर जो यज्ञ का प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। टीलोमियर के रिडक्शन के ऊपर जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। सीजनल डिसऑर्डर्स के ऊपर, और खासकर जो ब्रोंकियल कंडीशंस हैं, जैसे अस्थमा है, हम लोगों के जो पल्मोनरी एम्फाइजीमा है, एटिलैक्टेसिस है, जो लंग के डिसऑर्डर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से मिनिमाइज करने का काम जो है वो यज्ञ करता है। तो वो एक इसका ऐसा वैज्ञानिक पक्ष है जिसकी ओर दृष्टि कम लोगों की है, पर उसका प्रभाव बहुत सटीक और प्रभावी है। वो जो शोध हम लोगों ने आईआईटी के साथ मिलकर के करी थी, वो अपने आप में इस क्षेत्र में पायोनियरिंग हुई। कोविड के दिनों में जो शोध इस विषय में करी गई थी, वो तो पूरे नेशनल मीडिया में हर जगह ही पहुंची थी। डॉक्टर साहब, देव संस्कृत विश्वविद्यालय काफ़ी करीब से उसको देखा है, कई समारोह में आना हुआ। अगर हम अन्य विश्वविद्यालयों की बात करें तो इतर क्या है, अलग क्या है? साक्षरता तो हर विश्वविद्यालय देता है, सार्थकता कम देते हैं। उपाधि तक हम लोगों की जिम्मेवारी लोगों ने सीमित मान ली। और आप ये सोच के देखें, दो साधारण से सिद्धांत हैं कि यदि कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है तो उसका गैर जिम्मेवार होना सुनिश्चित हो जाता है। माता पिता जिम्मेवारी मान नहीं रहे कि टीचर पढ़ाएंगे, टीचर जिम्मेवारी मान नहीं रहे कि माता पिता को सिखानी चाहिए थी। दोनों ये, और समाज अब तो दोनों को ही जिम्मेवार ठहरा रहा है कि माता पिता ने भी नहीं दिया, टीचर ने भी नहीं दिया। जबकि सत्य है कि इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। बच्चा सिर्फ माता पिता से भी नहीं सीखता, बच्चा स्कूल से भी नहीं सीखता, बच्चा अकेले समाज से भी नहीं सीखता, और तीनों से सीखता है। वो उन सिद्धांतों को घर में भी सीखता है, उन सिद्धांतों को क्लास में भी सीखता है, उन सिद्धांतों को उन जगह पे भी सीखता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उन गुणों का अभिवर्धन कर सकें जिसके आधार पर चरित्र का निर्माण होता है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट चिंतन दिया कि आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पर सबसे पहले अच्छा इंसान बनाइए। अच्छा इंसान बनता है तो बाकी की सारी चीज़ों को दे पाना संभव हो पाता है। तो उसका लर्निंग मटेरियल का डेवलपमेंट हो, चाहे क्यूरिकुलम की प्लानिंग हो, जैसे हम अकेले विश्वविद्यालय है जहाँ हम लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, जीवन प्रबंधन, कि आप बाकी का प्रबंधन सीखें उससे पहले जीवन प्रबंधन सीखें, शिष्टाचार सीखें, आपको खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे, बोलना कैसे, सुबह अपना बिस्तर कैसे लगाना है, सुबह उठ करके पहले किससे बात करनी है, आपकी डेली रूटीन के मैनेजमेंट से लेकर रिलेशनशिप का मैनेजमेंट, आपके क्रिएटिव एक्सीलेंस से लेकर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस, उसको सिखाने का एक बड़ा सटीक माध्यम वहाँ पर होता है। फिर भारतीय संस्कृति की जो अभिनव परंपराएं, वो उसका मूल आधार रही। मूल आधार इस दृष्टि से रही क्योंकि देव संस्कृति नाम ही है उसका। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा यजुर्वेद का मंत्र कह करके पुकारता है। वो संस्कृति जो मानवीय संस्कृति है, मानवता परक संस्कृति है, वो विद्यार्थी के जीवन में आए। तो उसका लर्निंग प्रोसेस से लेकर के टीचिंग की जो प्रोसेस है, टीचिंग की प्रोसेस से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेकर इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप से लेकर जो बात का फॉलोअप है, सारा जो स्पेक्ट्रम है, इसमें मूल रूपेण उन्हीं भावों को रखा गया है जिससे विद्यार्थी का जीवन, चिंतन, आचरण, व्यवहार ये परिपक्व होते हैं और परिष्कृत होते हैं। यही उसका मूल आधार है। डॉक्टर, शताब्दी पर्व आप लोग मना रहे हैं समारोह, तो किस तरह के आयोजन होंगे, क्या रूपरेखा उसकी तैयार की गई है? हम लोगों के लिए तो बड़ा डॉक्टर साहब सौभाग्य का अवसर है। मैं कह ही रहा था इस बात को कि तीनों धाराएं जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं तो प्रयाग बनता है। और ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें जन्म इस समय में मिला जब वंदनीय माता जी के अवतरण के, पूज्य गुरुदेव की साधना के, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे। और चूंकि अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष वसंत पंचमी को होंगे, और अखंड दीपक सही अर्थों में गायत्री परिवार के संगठनात्मक स्वरूप का आधार रहा। 1926 पे 1926 वसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ। तो चूंकि वो 100 वर्ष हो रहे, तो इसलिए जो प्रथम सम्मेलन है वो कार्यकर्ता परक सम्मेलन है। वो सभी लोग जो एक तरीके से गायत्री परिवार का नींव का पत्थर कहे जा सकते हैं, वो 80 से ज़्यादा देशों से और 5000 से ज़्यादा केंद्रों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसमें जो परिचर्चाएं हैं वो हम लोगों की 3 विषयों को ध्यान में रख करके एक तरीके से आने वाले वर्षों का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। हमारे कार्यकर्ताओं का स्वरूप, केंद्रों का स्वरूप, कार्यक्रमों का स्वरूप। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेशन हैं जो समाज के गणमान्य अतिथियों के साथ रखे गए हैं, जैसे जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, हरिद्वार के सारे महान और पूज्य संत हैं, उन लोगों के साथ जो विषय हैं वो
उन विषयों को ध्यान में रख करके जिनके माध्यम से समाज का नवनिर्माण होता है। और जो विषय सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित लोगों के साथ रखे गए हैं वो विषय रखे गए हैं जो गायत्री परिवार की सामाजिक अवधारणा को बताते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके सेशन है, जैसे राष्ट्र सेवा को ध्यान में रख करके सेशन है, जैसे आने वाले समय की पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए, उदीयमान भारत के नवनिर्माण के लिए सेशन है। तो उसका उद्देश्य यही है कि वो सारे विषय जिनके माध्यम से राष्ट्र, समाज और मेरा अपना निर्माण सुनिश्चित हो पाता है, उनको ध्यान में रख करके चिंतन किया जा सके। तो कितने हजार आपके साधक हैं जो आएंगे, देश विदेश से भी रहेंगे, कोई वीआईपीज भी रहेंगे? इसमें 30,000 से ज़्यादा लोगों का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। वहाँ पर निर्माण पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। उसका जो प्रारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा होगा। उसके उपरांत ही विश्वविद्यालय का समावर्तन दीक्षांत समारोह है। उसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की उपाधि ग्रहण करने के साथ ही साथ बहुत समाज के प्रतिष्ठित लोगों का आगमन हो रहा है। उसी दिन शाम को आदिवासी सम्मेलन रखा है। हम लोगों ने पहला सम्मेलन इस भाव के साथ रखा है कि उस क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव का कार्य सबसे पहले रहा और सबसे ज़्यादा व्यापक रहा और सबसे ज़्यादा स्थिरता और गंभीरता के साथ रहा। तो इसमें छत्तीसगढ़, बस्तर, उड़ीसा, वहाँ से लेकर गुजरात, दक्षिण भारत, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर, हिमालय के दोनों ही खंड के अपने कुमायूं और गढ़वाल, दोनों ही जगह से जितने जनजातियों के समूह हैं वो अपनी संस्कृति, परंपरा, परिधान पर ये वो लोग हैं जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, वो उन भावों को लेकर के आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश जाएगा देश दुनिया में, जो आपकी कोशिश भी होगी कि युवाओं में भी एक मैसेज जाना चाहिए? हम लोगों का जो मूल भाव है वो ये कि हम लोग ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण कर सकें जिनके आधार पर समाज का जो सुनिर्माण है वो सुनिश्चित हो पाता है। तो जो संकल्प हैं वो उसी आधार पर लिए जा रहे हैं। आत्मनिर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के हर जिले के अंदर वृक्षारोपण से लेकर उपवनों के निर्माण, तीर्थ शुद्धि से लेकर जल शुद्धि, इन संकल्पों को ले रहे हैं। नदियों की शुद्धि के संकल्प को ले रहे हैं। उसके साथ साथ नशे से पूरी तरह मुक्त कराने के संकल्प को ले रहे हैं। एक ये संकल्प ले रहे हैं कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र का निर्माण ऐसे युवाओं के द्वारा कर पाना संभव है जिन युवाओं के अंदर भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति और भारतीय विरासत के प्रति गंभीर भाव हो। तो वैसे संकल्प लेने वाले युवाओं को आगे लाने का प्रयत्न है। हर दिन की थीम अलग है, हर दिन की सोच अलग है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।